नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का द फिजिकल एजुकेटर चैनल में। यह इकलौता ऐसा चैनल है जो कक्षा 12वीं का सबसे नए पाठ्यक्रम के अनुसार, जो कि 2022-23 के बच्चों के लिए है, आपका सारा शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम को ख़त्म कराएगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अपना अध्याय नंबर 1 से, जो कि है खेल योजनाओं का प्रबंधन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके अंदर क्या क्या विषयों को रखा गया है। तो सबसे पहला विषय जो हमारे पास आता है वो है खेल आयोजनाओं प्रबंधन के कार्य, विभिन्न समितियां व उनके उत्तरदायित्व, फिक्सचर व उनके तैयार करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला विषय, जो कि है खेल आयोजन प्रबंधन के कार्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। तो प्रबंधन का मतलब है कि चीज़ों का प्रबंध करना। ओके, जैसे कि अगर आप मान लो आपकी माता श्री आपको बोलती है जाओ सब्जी मंडी से सब्जियां लेके आओ, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे अरे सब्जी लानी है तो मुझे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, एक थैला लेके आऊँगा, तो वो थैला लेके आना। फिर मैं सोचूंगा कि अरे मुझे तो पैसों की भी ज़रूरत होगी, तो पैसे मांगूंगा। और फिर मैं अपनी चप्पल को रेडी करूँगा। फिर सब कुछ पहनने के बाद मैं तैयार हो जाऊँगा आखिरी में कि मैं मंडी जाके सब्जियाँ लेके लाके अपनी माताश्री को दे सकूँ। तो ये जो कार्य है, इस कार्य करने के लिए आपने क्या किया? सारी चीज़ों का प्रबंध किया, यही प्रबंधन है। इन सारी चीज़ों का प्रबंध करना प्रबंधन कहलाता है। अब एक बार ढंग से इसका अर्थ जान लेते हैं। प्रबंधन को एक संगठन के संचालन की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने मेनली 3 बातों को जाना। योजना बनाना सबसे पहला, जो कि जब हम मंडी जा रहे थे तो हमने योजना बनाई कि हमें बैग की आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी। दूसरा, व्यवस्था करना, हमने उन सब चीज़ों की व्यवस्था करी। हम बैग लेके आए, हमने पैसे मांगे, तो इन चीज़ों की व्यवस्था करी। फिर हम नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण तब किया जाता है जब वो कार्य बड़ा हो। अगर आप ना करके आप अपने भाई को इस कार्य के लिए भेजते कि आप जाके ले आइए, तो आप अपने भाई को बोलते कि ढंग से करना, काम नहीं करोगे तो मैं देखूंगा बाद में आपको। तो वो आप जो उसको नियंत्रण कर रहे हो, तो वो होता है नियंत्रित करना। जब इन सबका सम्मेलन हो जाता है तो वह प्रबंधन कहलाता है। अब प्रबंधन इसलिए किया जाता है ताकि लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है और आपका प्रबंधन अच्छा होगा तो आप अपने लक्ष्य को बहुत ही मजबूती से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खेल प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा। अब खेल के अंदर किसी भी प्रकार का जो प्रबंधन किया जाता है, जिसमें खेल की आयोजना करी जाए और उसकी योजना बनाई जाए, चीज़ों को एकत्रित किया जाए, नियुक्ति करी जाए, उसका समय अनुसार निर्देशन किया जाए, जिन लोगों को जिन कार्यों पर लगाया है उनका नियंत्रण करना। तो जब इन सारे कार्यों का सम्मेलन करोगे तो वो खेल प्रबंधन कहलाएगा। परिभाषा के लिए मैं बोल सकता हूँ, खेल आयोजन में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना खेल प्रबंधन कहलाता है। यानी जब कोई भी खेल आयोजन हो रहा हो, कोई भी ऐसा खेल का समारोह हो रहा हो, उसके अंदर अगर आप जाए और अपनी कुशलतापूर्वक अपने सारे संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके अपने उस इवेंट को और अच्छी तरीके से ख़त्म कराए, अच्छी तरीके से अंत तक लेके आए, तो वह एक खेल प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं खेल प्रबंधन के कार्य। खेल प्रबंधन के अंदर 5 कार्यों को गिना जाता है। सबसे पहला है नियोजन यानी प्लानिंग, दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, चौथा है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग और 5वां है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। इन पांचों को जोड़ के अगर आप एक मुट्ठी बनाते हो, यह मुट्ठी प्रबंधन कहलाती है। इस मुट्ठी के टोटल 5 अंग है।
नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। यह अगर पांचों उंगलियां मिल जाएगी तो कोई भी ऐसा समारोह नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो सकता जिसको आप कुशलतापूर्वक ना कर सके। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं खेल प्रबंधन के अंदर नियोजन के बारे में। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम समझते हैं कि कार्य को किस प्रकार किया जाना है, कार्य कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। जब इसका हम नियोजन करते हैं, इसके बारे में प्लान करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो वह नियोजन कहलाता है। जैसे कि मेरे को मेरी माताश्री ने बोला कि सुबह जाओ, आपको शाम को भिंडी बनानी है। ओके, अब मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं सोचूंगा कि मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, अब मुझे कब बनानी है, सामान कौन लेके आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जब मैं एकत्रित करके अपना सारा अच्छे से प्रबंध करूंगा चीज़ों का, तो वह नियोजन कहलाएगा। ठीक है, मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अगर भिंडी बनानी है तो मेरे पास भिंडी होनी चाहिए, प्याज होने चाहिए, ये मसाले चाहिए। तो मैं उन सबको आयोजित करने के लिए मैं सोचूंगा मेरे को पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन सामान लेके आएगा, कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ सकती है। जब मैं इनका एक प्रतिबिंब बना दूंगा कि हाँ, ये इस तरीके से मुझे सब कुछ कार्य करना है, तो वह नियोजन कहलाता है। चीज़ों का, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का, भविष्य में होने वाली चीज़ों का बारे में मैं अगर आज ही, अभी ही उन सब चीज़ों का अगर मैं नियोजन कर लूँ, मैं सोच के रखूँ कि हाँ, ये कार्य करना है, उसके लिए मुझे इन चीज़ों को मैं इस तरीके से करूँगा, तब करूँगा, इसके लिए ये बंदा कार्य कर सकता है, तो उन सब के बारे में पहले से सोच के रखना, भविष्य में जो होने वाली चीज़ें उनके बारे में पहले सोच के रखना नियोजन कहलाता है। अगला आता है इसके अंदर संगठन। संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो हमने नियोजन किया उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको एकत्रित करना, वह हमारा संगठन कहलाता है। मैंने पहले सोचा कि मुझे भिंडी बनानी है तो मुझे भिंडी चाहिए, प्याज चाहिए, मसाले चाहिए, तो उनका एकत्रित करना, उनको एक तरीके से रखना, वह संगठन कहलाएगा। अगला आता है इसके अंदर नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या है? नियुक्तिकरण से अभिप्राय है भर्ती करना। ओके, फिर है परिवर्तन करना या कार्य का निष्पादन, मूल्यांकन एवं कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखने से है। नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मेरा एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी, उसके अंदर मुझे एक जॉब के लिए, एक कार्य के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना है, तो मैं उसको उसकी किन कुशलताओं के अनुसार उसको नियुक्त करूँगा। तो मैं देखूँगा कि हाँ, क्या वो उस कार्य के अनुसार सही है कि नहीं है। अगर वो सही है तभी मैं उसको नियुक्त करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं है? तो उसका उस कार्य में रुचि होना चाहिए, वो उस कार्य को समझ आना चाहिए, वो उस कार्य को करने के काबिल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होगी तब मैं उसको नियुक्त कर पाऊँगा। नियुक्तिकरण के अंदर केवल भर्ती करना नहीं होता, लेकिन भर्ती करना तो होता ही है। अब किसी कार्य को, मान लो मेरे को एक टूर्नामेंट करवाना है फुटबॉल का, ठीक है। अब मैंने कई सारे लोगों को कार्य पे लगाया। जैसे एक को लगाया कि आप सारा ग्राउंड को देखभाल करना, ग्राउंड को सारे मैनेज करके रखना। एक व्यक्ति को लगाया कि आप सारे खेल उपकरणों का इंतज़ाम करके रखना। एक व्यक्ति को लगाया कि जितने भी लोग आएंगे आप उनका ध्यान रखना कि उनको सही जगह से होटल मिल जाए, सही जगह से उनको खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। जब मैं इन सब के हर कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति को लगा दूंगा, ठीक है, तो उनके कुशलता के अनुसार लगाऊंगा। एक व्यक्ति जो अच्छा बोलता है मैं उसको लगाऊंगा कि हाँ, आप सभी लोगों का देखभाल करना, आप उनकी सारी समस्याओं का मतलब ठीक कर देना समस्याओं को, ठीक है। तो जब मैं ऐसे कार्यों पे अलग अलग व्यक्ति को लगाऊंगा, फिर मैं, हो सकता है कि अगर कोई बंदा अच्छे से काम ना करे तो मैं उसका परिवर्तन कर दूं, किसी और को लगा दूं उसके कार्य के ऊपर। ओके, तो जब ये सारा कार्य ऐसे किया जाता है तो वह नियुक्तिकरण कहलाता है।
इसके अंदर अगला आता है निर्देशन। जो मैंने फुटबॉल का टूर्नामेंट कराने के लिए जो अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया, अब उनका निर्देशन भी तो करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि ग्राउंड में जो ये सामान है वो सारा हटाओ, उसको क्लियर करना है आपको, इसका ग्राउंड को अच्छे से तहजीब से बना के रखो, बिल्कुल मस्त बना के रखो, ताकि जो भी खिलाड़ी खेलने आए वह कुशलता से अपना परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, जब मैं इन सब का चीज़ों का इंतज़ाम करूँगा, ठीक है, जब मैं इन सब चीज़ों को मेरे को ठीक से करना होगा, तो मैं उसको निर्देशन देना पड़ेगा समय अनुसार कि हाँ आपने काम किया कि नहीं किया। सारे प्लेयर्स जो थे, जो सारे खिलाड़ी थे, क्या वो अपने होटल में पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंचे। जो तीसरा बंदा था, फिर हम उससे पूछेंगे क्या सारे उपकरण पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से गेम होना है। अगर फुटबॉल के टूर्नामेंट में फुटबॉल ही ना हो तो कैसे हो सकता है वो टूर्नामेंट। तो सारी चीज़ों का सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कोई ना कोई एक बंदा निर्देशन के लिए होना ही होना चाहिए। तो वह निर्देशन करना, कार्य को सही तरीके से उसका नेतृत्व करना, लोग कर्मचारियों को उत्साहित करना कि वह अपनी कुशलता, अपनी श्रेष्ठता को दिखाएं, ताकि वह कुशल रूप से उस कार्य को कर सके, निर्देशन कहलाता है। आगे आता है इसके अंदर नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण है चीज़ों का नियंत्रण करना, कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो नियंत्रित रह के करें। जितना कार्य आपको दिया गया है केवल आप उतना ही कार्य करें, आप उससे अधिक और ना उससे कम। जितना कार्य दिया गया है केवल आपको उतना ही कार्य करना है। तो उसका समय अनुसार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि कार्य जो है वो कुशलतापूर्वक हो पाए। नियंत्रण करने का मतलब क्या है? जो हमारे परिणाम है और जो हमने सोचा है कि ये परिणाम हमें हासिल करना है, इनका मतलब नज़दीक लाना हमारा क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विभिन्न समितियों के बारे में और उनके दायित्व के बारे में, जो कि एक टूर्नामेंट को कुशलतापूर्वक होने में मदद करते हैं। तो विभिन्न समितियां व उनके उत्तरदायित्व के बारे में हम जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी टूर्नामेंट होगा उसके अंदर अलग अलग कार्य होते हैं। उस कार्य के साथ अगर आप एक समिति बना दोगे तो वह कार्य कुशल रूप से हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक टूर्नामेंट कराना है अगेन मुझे फुटबॉल का। अब फुटबॉल का अगर मुझे टूर्नामेंट कराना है तो मेरे पास मोटे मोटे क्या कार्य है? मैं बोलूँगा कि भाई एक सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, कि सही रूप से संचालन हो पाए चीज़ों का। दूसरा मैं बोलूँगा एक कार्य है कि इवेंट मैनेजमेंट का, सारा जितना भी इनका मैनेज करना है इवेंट को, उसका कार्य है। तीसरा मैं बोलूँगा कि खेल सामग्रियों को एकत्रित करने का कार्य है। तो यह अलग अलग कार्य है। अगर मैं अलग अलग कार्य के अनुसार उनकी समितियां बना दूंगा तो वह समिति उस कार्य के लिए जिम्मेवार होगी। तो मेरी सिरदर्दी तो ख़त्म हो जाएगी ना। अगर मैं अकेला सारा काम संभालूंगा तो वह तो संभव नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समिति बना दूंगा। मेरा काम केवल निर्देशन का रह जाएगा। ठीक है, मैं उनका निर्देशन करूँगा कि हाँ सारे लोग सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, समिति एक प्रतियोगिता का सफलता रूप से जिम्मेवारी लेती है और विभिन्न समितियां में अपना अधिकार को सौंपने के। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं विभिन्न समितियों के बारे में। तो इनमें सारी समितियों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी ये जो समितियां हैं उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है सारी कार्य को कुशलतापूर्वक करवाना। जैसे डेकोरेशन समिति जो हुई उसका कार्य होगा सही रूप से सजावट करना। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी हुई, उसका कार्य होगा कि सभी लोगों को होटल तक लेके आना और होटल से वापस उनको एयरपोर्ट तक छोड़ के आना। अनाउंसमेंट कमेटी यानी अनाउंसमेंट समिति का कार्य होगा कि सभी अनाउंसमेंट को टाइम टू टाइम देते रहना। फाइनेंस कमेटी का काम होगा कि सारे पैसे रुपयों का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारा समितियां विभिन्न कार्य का निर्देशन करेगी और उन कार्य को कुशलतापूर्वक करवाएगी, ताकि यह एक टूर्नामेंट जो भी हमारा इवेंट हो वो पूर्ण रूप से सफल हो पाए। अब हम बात करते हैं फिक्सचर की और वह उनके तैयार करने की प्रक्रिया की।
तो सबसे पहले जो होता है टूर्नामेंट का हम अर्थ जानते हैं फिक्सचर को समझने से पहले। तो टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट एक प्रतियोगिता है जिसके अंदर बड़ी संख्याओं में अलग अलग टीमें आती हैं, अलग अलग प्रतियोगी आते हैं, अलग अलग खिलाड़ी भाग लेते हैं और एक खेल में खेलते हैं। अब जब भी यह खेल खेला जाएगा तो उस चीज़ को टूर्नामेंट बोला जाएगा। ठीक है। अब ये टूर्नामेंट कई प्रकार के होते हैं, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में केवल 2 प्रकार है, जो कि है नॉकआउट टूर्नामेंट और दूसरा है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और जानते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? यह एक इस प्रकार का टूर्नामेंट होता है जिसमें एक खिलाड़ी, एक प्रतियोगी एक बार ही खेल पाता है और अगर वो हार जाएगा तो वह टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। समझने के लिए मान लीजिए कि अगर 4 खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो आपस में अगर पहले दोनों का मैच हुआ और पहला अगर हार जाता है, टीम 1 हार जाती है, तो यह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा टूर्नामेंट के अंदर आने का। जबकि समझिए, जो आईपीएल मैच अगर देखते हो या फुटबॉल का कोई मैच देखते हो, फीफा देखा हो, तो उन सभी के अंदर एक टीम को कई मौके मिलते हैं, कई बार खेलने का मौका मिलता है। लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट के अंतर्गत उनको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार विफल होते हैं, हार जाते हैं, तो आप सीधा का सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब ये समझते हैं टूर्नामेंट किस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए टीम ए और टीम बी का मैच हुआ, जिसमें टीम ए हार गई और टीम बी आगे पहुंची है और टीम बी पहुंच चुकी है राउंड 2 के अंदर। टीम 1 को राउंड 1 से ही बाहर कर दिया गया। अब टीम 1 को यानी टीम ए को कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा इस टूर्नामेंट में दोबारा खेलने का। टीम सी और टीम डी का दोबारा मैच होता है और वह उसके अंदर टीम सी जीत जाती है और टीम डी हार जाती है। तो अब टीम डी को भी कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा दोबारा टूर्नामेंट में भाग लेने का। अब पहुंची है दूसरे राउंड के अंदर टीम बी और टीम सी। टीम बी और टीम सी का टूर्नामेंट मैच हुआ जिसके अंदर टीम बी विजय बनी। तो टीम सी को कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा विजेता बनने का। यह कहलाता है नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इस प्रकार से टूर्नामेंट कराने के कई लाभ हैं। लाभ कैसा कि अगर आप इस प्रकार से टूर्नामेंट कराएंगे तो आपका समय कम लगेगा। कम समय में ही आप कुशलतापूर्वक एक टूर्नामेंट को करवा पाएंगे। आपका जो खर्च है, जो टूर्नामेंट को करवाने के लिए जो राशि आप खर्चेंगे वह कम लगेगी। कम रकम में आपका टूर्नामेंट सफलतापूर्वक हो पाएगा क्योंकि कई सारे खर्चे आपके बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैचेस कराएंगे तो आपका टूर्नामेंट लंबा चलेगा, जिसके लिए आपको हो सकता है जो आपने स्टेडियम को किराए पे लिया हो उसको और कई दिन तक किराए पे लेना पड़े। ठीक है, जिन ऑफिशियल्स को आप पैसे दे रहे हो तो उनको और ज़्यादा दिनों के लिए पैसे देने पड़े। तो ऐसे कई सारे खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट जिसके अंदर खिलाड़ी एक ही बार में ही बाहर हो जाएगा हारने पे, उसमें कम मैचेस होंगे। कम मैचेस में कम खर्चा होगा। ठीक है, समय भी कम लगेगा, कम अधिकारियों की आवश्यकता होगी और जितने भी खिलाड़ी हैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। क्योंकि अगर उनको यह डर हमेशा सताएगा कि अगर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दिया तो वह किसी भी समय पे इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा इस टूर्नामेंट में वापस आने का। तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे हर मौके पे। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के हानियों के बारे में। कई बार ऐसा होगा जब टूर्नामेंट में मान लो ए, बी, सी और डी 4 खिलाड़ी थे, जिसके अंदर ए और बी बहुत ही उत्तम खिलाड़ी है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। इन दोनों का मैच हो जाता है और सी और डी इतने कोई खास खिलाड़ी नहीं है, ऐसे लल्लू पंजू वाले खिलाड़ी है। इन दोनों का मैच हो जाता है। तो इन 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से मान लो टीम बी जीत गई, मतलब बी खिलाड़ी जीत गया और ए हार जाता है, तो बी तो पहुंच गया फाइनल के अंदर। और सी और डी में से मान लो डी हार गया और सी जीत जाता है, तो सी भी पहुंच गया फाइनल के अंदर। अब एक बात बताओ, बी और सी, बी है एक ऐसा खिलाड़ी जो कि बहुत सर्वश्रेष्ठ है और सी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि इतना नहीं है, वो तो लल्लू पंजू वाला था। तो क्या इन दोनों का मैच देखने में आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो
एक बहुत बड़ा डर है नॉकआउट टूर्नामेंट में कि भाई अच्छे जो टीम है, अच्छे जो खिलाड़ी है, उनके जल्दी बाहर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार अच्छे खिलाड़ियों का मैच आपस में पहले ही हो जाता है और कमज़ोर खिलाड़ी, कमज़ोर टीम फाइनल तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी वजह से जो भी लोग दिलचस्पी दिखाते हैं अपने मैच के अंदर, उनका दिलचस्प ख़त्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों का भी ख़त्म हो जाएगा, जो उन पे बोलियां लगाते हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, उनका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो जब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा तो उस मैच का मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में कुछ कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब हम बात करते हैं लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की। यह जो लीग टूर्नामेंट है, यह है मिस्टर बर्जर लेके आए थे, जिन्होंने इसकी पहली बार खोज करी थी। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक बार टीम हारने पे बाहर हो जाएगी। हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलेगा। ठीक है, हर एक टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी ही खेलेगी, चाहे वह हारे या जीते। कम से कम एक बार तो उसको आपस में खेलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए ए, बी, सी 3 टीम थी, तो ए का पहला मैच होगा बी के साथ। अगर ये हार जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर हो जाएगी, इसको दोबारा मौका मिलेगा सी के साथ भी खेलने का, फिर स्कोर देखा जाएगा। ऐसे ही बी ए के साथ भी खेलेगा और सी के साथ भी खेलेगा, इसी प्रकार सी भी बी के साथ भी खेलेगा और ए के साथ भी खेलेगा। तो हर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ एक ना एक बार प्रतियोगी तो बनेंगे ही बनेंगे, बेशक वह जीते या हारे। ठीक है, अब यह जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, दूसरा होता है डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट है जिसमें सभी खिलाड़ी एक ना एक बार एक दूसरे के साथ ज़रूर खेलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ मैचेस निकालने हो कि एक खिलाड़ी टोटल नंबर ऑफ मैचेस इस टूर्नामेंट में कितने होने वाले हैं, तो वो निकालने के लिए मुझे इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि है n-1 बटे में 2, जहाँ पे n जो है वो टीमों की संख्या को दर्शाता है। अगर 4 संख्या है, 4 टीम है, तो 4 फिर ब्रैकेट के अंदर 4 - 1 भाग में 2, तो यह है 4 3 बटे में 2, 2 से जाता है, तो टोटल 6 मैचेस इनको खेलने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डबल लीग टूर्नामेंट के बारे में। यह उस प्रकार का टूर्नामेंट है जिसमें एक टीम एक दूसरे के साथ कम से कम 2 बार खेलती है। यहाँ पे जैसे हमने सिंगल लीग टूर्नामेंट में देखा कि एक टीम को दूसरे के साथ एक बार ही खेलने का मौका मिलेगा, डबल लीग के अंदर एक टीम एक दूसरे के साथ 2 बार खेल सकती है। बस इतना ही फ़र्क है। इसके अंदर फार्मूले में यहाँ पे बटे में जो 2 था वह हट जाता है, बाकी फार्मूला सेम का सेम रहेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं अब लीग टूर्नामेंट के लाभ और हानि के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लीग टूर्नामेंट के लाभ के। तो लीग टूर्नामेंट के अंदर केवल कुशल टीम ही विजेता बनती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार एक टीम को मौका मिलेगा और अगर कोई टीम हर बार उस मौके को गंवा रही है तो वह कुशल नहीं है। कुशल टीम हर मौके का हर अवसर में बदलने का कोशिश करेगी और उसको विजय बन के ही रहेगी। तो केवल जो कुशल टीम है वही आखिरी में विजेता बनेगी। हर टीम अधिकतम अवसर मिलते हैं, हर टीम को अधिकतम अवसर मिलते हैं, क्योंकि हर एक प्रतियोगी एक दूसरे के साथ एक ना एक बार ज़रूर खेलता है। तो हर टीम को एक अच्छा खासा अवसर मिलेगा कि अपनी कुशलताओं को दिखाने का, कि भाई वह कुशल है भी कि नहीं है। कुशल टीम का पहले आरंभ में से किया जा सकता है। हम शुरुआत से ही जान सकते हैं कि कौन सी कुशल टीम है और कौन सी इतनी कुशल नहीं है, क्योंकि हम उनका पॉइंट स्कोर देख के हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है और कौन सी नहीं खेल रही। दर्शकों का भी मनोरंजन बना रहेगा, क्योंकि कुशल टीमों का जब मैच आपस में होता है तो वह टूर्नामेंट देखने में बहुत ही दिलचस्प होता है। ठीक है, अब जानते हैं इनकी हानियों के बारे में। अधिक समय लगता है, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट में हर एक मैच एक दूसरे के साथ जब होगा तो उस मैच में समय लगेगा।
जहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 4 टीम थे तो केवल गिनती के मैचेस हो रहे थे, और यहाँ पे 4 टीमों में इतने सारे मैचेस होंगे। तो इतने सारे मैचेस करवाने के लिए समय अधिक लगेगा, अधिक समय लगेगा तो अधिक खर्च भी होगा। अधिक खर्च क्यों होगा? क्योंकि आपको अधिक दिन के लिए स्टेडियम किराए पे लेना पड़ेगा, अधिक अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा और अधिक खर्चे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय अधिक लगता है, अधिक खर्चीला होता है। भागीदारी के लिए जो आए हुए लोग होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि कई बार टीम जो होती है वो अलग अलग राज्यों से आती है, अलग अलग देशों से आती है, तो उनका एक राज्य के अंदर आना और वहाँ पे रहना कई बार उनके लिए महंगा पड़ जाता है। अधिक अधिकारियों व टीमों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक अधिकारी लगातार कितनी देर तक काम करेगा, तो अधिक अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी। लगातार टीमों व खिलाड़ियों का मनोबल गिरता रहता है। अगर हार होती रहेगी तो टीम व खिलाड़ियों का मनोबल भी गिरेगा। तो ये कुछ हानियां हैं लीग टूर्नामेंट की। कुछ फ़ायदे के साथ कुछ हानियां भी ज़रूर आती है, तो यही कुछ हानियां थी। अब हम बात करते हैं फिक्सचर को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सचर को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास कुल टीमों की जो संख्या है, क्या वह 2 की पावर में है या नहीं। 2 का पावर अर्थात 2 का पावर मान लो 3, इसका अर्थ है कि यह 2 3 बार गुना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर है 4, इसका अर्थ है कि यह 2 4 बार गुना होगा। जो भी ऊपर संख्या लिखी होती है, नीचे वाला नंबर उतनी बार गुना होता है। ठीक है, तो यह कहलाता है 2 का पावर। तो अगर जो कुल टीमों की संख्या है वो 2 के पावर में है या नहीं है, सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला चरण हमारा ये है कि चेक करो कि कुल टीमों की संख्या 2 के पावर में है या नहीं है। अगर वह 2 के पावर में है, तो अगर वह कुल टीमों की संख्या 2 के पावर में है तो टीमों को 2 बराबर आधे अर्ध में विभाजित किया जाएगा, और कुल टीमों को अगर 16 से ज़्यादा है तो 4 भागों में भी हम विभाजित कर सकते हैं। अर्थात मान लो टीम है जो कि 2 के पावर में है, मान लो 1 2 3 और 4। अब मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में आसानी से बांट सकता हूँ। अगर ये 5 होते तो मैं इनको 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाता, ये 2 और ये 2 हो जाते। फिर मैं इसको किस हिस्से में डालता, या इसमें डालता तो इसका भार ज़्यादा, इसमें डालता तो इसका भार ज़्यादा। तो यहाँ पे ये दिक्कत थी। ठीक है, तो अगर हमें जो कुल टीमों की संख्या है उनको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, और बांटने के लिए 2 बराबर हिस्से करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी कुल टीमों की संख्या होगी उसको भाग दे देंगे हम 2 से। अगर हम उनको 4 बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो हमको भाग 4 से भी दे सकते हैं। मैचों का चयन पर्ची डाल के किया जाएगा। ठीक है, अगर कुल टीमों की संख्या 2 के पावर में है तो हमें फिक्सचर बनाने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, उनको 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे और पर्ची के अनुसार उनका मैच करा देंगे। ठीक है, अगर लेकिन ये देखिए, जैसे अगर 2 बराबर हिस्सों में थी तो मैंने इन दोनों को 2 बराबर आधे अर्ध में बांटा और टीम ए और बी का मैच कराया, इन दोनों का मैच कराया और हमारा विजेता निकल के आया। अगर कुल टीमों की संख्या 2 के पावर में नहीं है तो बाई दी जाती है। बाई देने का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो कुल टीमों की संख्या थी 3, अब 3 जो है वो 2 के पावर में तो नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 2 टीमों का मैच कराऊंगा और एक टीम को एक राउंड ना खेलने दूंगा और उसको डायरेक्टली अगले राउंड में पहुंचा दूंगा। जब किसी टीम का एक राउंड स्किप करके उसको डायरेक्टली अगले राउंड में पहुंचाया जाता है, यानी टीम सी ने राउंड नंबर 1 तो खेला ही नहीं और वह सीधा राउंड नंबर 2 में आ गई, तो इसको बाई बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अगर टीम 2 के हिस्सों में 2 के पावर में नहीं थी तो हम क्या करेंगे, टीम को 2 बराबर अर्ध में विभाजित करें। यदि कुल टीम 16 से अधिक है तो उनको 4 हिस्सों में बांट दीजिए। अगर यह उन लोगों के लिए है, उन केसेस के लिए है जहां पे टोटल नंबर ऑफ टीम यानी कुल टीमों की संख्या जो है वो 2 बराबर हिस्सों में 2 के पावर में ना हो। ठीक है, तो हम उनको पहले 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे, फिर प्रत्येक अर्ध में टीमों की संख्या निकाली जाएगी।
अब अगर 2 की पावर में नहीं है तो उनको बराबर हिस्सों में बांटना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, उनको 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, बराबर तो हिस्सों में तो बांट ही नहीं सकते, तो उसके जो 2 अर्ध बनाने हैं हमें, क्योंकि 2 हिस्सों में विभाजित तो करना ही है, 2 अर्ध बनाने हैं, तो उनको बांटने के लिए हम एक फॉर्मूला का अपनाएंगे। जो ऊपरी अर्ध होगा, जो अपर हाफ होगा, उसके अंदर हम n+1/2, जिसके अंदर n जो होगा वो नंबर ऑफ टीम यानी कुल टीमों की संख्या को दर्शाएगा, और जो निचला भाग होगा, निचला अर्ध होगा, उसके अंदर n-1/2 का फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। यदि कुल टीमों की संख्या 5 है तो यानी मैं ऊपर के अर्ध में 5 + 1/2 करूँगा, यानी 3। तो मैं पहली टीमों को मैं ऊपरी अर्ध में रखूँगा, दैट इज़ अपर हाफ, ठीक है, और नीचे वाले हो जाएंगे लोअर हाफ यानी निचला अर्ध। बाई ज्ञात करने का विधि क्या है? कुल बाई ज्ञात करने के लिए कुल टीमों से अगले 2 की पावर को पहले लिखिए, उसमें से कुल टीमों की संख्या को घटाइए। अर्थात अगर मान लीजिए कुल टीमों की संख्या 5 है तो मैं 2 की पावर निकालूंगा, 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 5 से छोटा है, नहीं ले सकते। फिर मैं देखूंगा 2 की पावर 2 जो होता है वो क्या होता है, वो 4 होता है, अभी भी 5 से छोटा है, नहीं ले सकते। मैं देखूंगा 2 की पावर 3 जो होता है वह 8 होता है, जो कि 5 से अधिक होता है, तो मैं इसको मानते हुए आगे सॉल्व करूंगा। तो 2 की पावर जो अगली पावर है जो कि है 8, तो 8 में से मैं कुल संख्या टीमों की घटाऊंगा, जिसमें से मेरा 3 निकल के आया। मैं कोई भी अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो यहाँ पे 3 आया है। अगर कुल टीमों की संख्या 5 है और मैं टूर्नामेंट फिक्चर बना रहा हूँ तो मेरे को टोटल 3 बाई देने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले चरण पे, बाई देने की विधि। अब बाई देने की विधि जो है वो थोड़ा अलग है, जहाँ पे जो पहली बाई है वो इस तरीके से दी जाती है कि लोअर हाफ की अंतिम टीम को, यानी जो भी लोअर हाफ होगी उसकी अंतिम टीम को, उसको दिया जाएगा पहली बाई। दूसरी बाई जो होती है वो इस हिसाब से दी जाती है कि अपर हाफ की प्रथम टीम को, जो भी ऊपर की हाफ होगी उसकी प्रथम टीम को दूसरी बाई। फिर तीसरी बाई जो होगी वो लोअर हाफ की पहली टीम को, फिर जो चौथी बाई होगी वो होगी अपर हाफ की आखिरी टीम को। तो सबसे पहले नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर नीचे वाले में से ऊपर और ऊपर वाले में से नीचे। इसी प्रकार यह सर्कल चलता रहेगा जब तक कुल बाइयों की संख्या ख़त्म नहीं हो जाती। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारी टीम जो है वह 2 की पावर में है या नहीं है। अगर है तो उनको हम तो सीधा ही पर्ची से उनका टूर्नामेंट करा देंगे 2 बराबर हिस्सों में बांट के। अगर नहीं है तो हमें इन 5 चरणों को अपनाना है और उनको आखिरी में बाई देके उनका पहले नंबर ऑफ बाई निकाला जाएगा कि उनको टोटल कितने बाई की आवश्यकता होगी, और टोटल बाई निकाल के उनका बाई देने की विधि के अनुसार उनको बाई देके एक पिक्चर को बनाया जाएगा। यह था नॉकआउट टूर्नामेंट बनाने का पिक्चर। अगर मैं निकालूं, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। अगर मुझे निकालना हो कि कुल मैचों की संख्या कितनी है, तो कुल मैचों की संख्या नॉकआउट टूर्नामेंट में निकालना बहुत आसान है कि जितनी भी नंबर ऑफ टीम है उनमें से 1 माइनस कर दोगे तो आपका कुल मैचों का संख्या आ जाएगा। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 12 टीम है तो 12 में से अगर आप 1 घटा दोगे तो 11 मैचेस आपके टोटल होंगे। यह सिंपल सा तरीका है, यह आसान सा तरीका है नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का। अब हम बात करते हैं कुल चक्र निकालने की विधि। तो कुल चक्र निकालने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले देखा जाएगा कि टीमों की संख्या जो है वो 2 की पावर में है या नहीं है। अगर है तो इसको अपनाया जाएगा, अगर नहीं है तो इस विधि को अपनाया जाएगा। अगर वह 2 की पावर में है, 2 का गुणनफल है, तो 2 के कितने दोहराव हुए हैं हम उनको गिनेंगे कि 2 की पावर कितनी है। अर्थात अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 आया था जैसे पिछले उदाहरण के अनुसार, तो 2 की पावर 3 है, यानी 2 जो है वह 3 बार दोहरा रहा है, तो हम 3 चक्र यानी उनके 3 चक्र कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो अगर 2 की पावर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम 2 को तब तक गुना करते रहेंगे जब तक 2 टीमों की संख्या से अधिक ना हो जाए। अर्थात के लिए उदाहरण के लिए जैसे 5 अगर कुल संख्या है तो 2 को मैं पहले 1 बार गुना करूँगा,
तो नहीं आ रहा। 2 को मैं 2 बार गुना करूँगा, अब भी 5 से छोटा आ रहा है। 2 को जब मैं 3 बार गुना करूँगा तब ये 5 से अधिक होता है। तो यह कितनी बार दोहराया, तो यह 3 बार दोहराया। अगर कुल टीमों की संख्या 10 है तो यह 4 बार दोहरा जाएगा। ठीक है, तो 4 चक्र लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं सीडिंग प्रक्रिया के बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक सीडिंग प्रक्रिया नाम की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यह प्रक्रिया सभी कुशल टीमों या कुशल कमज़ोर टीमों को एक अर्ध में आने से रोकती है। जैसे कि हमने बात करी थी, अगर मान लो 4 टीम है, 1 2 3 और 4, 2 पहली और दूसरी टीम बहुत बढ़िया है, तीसरी और चौथी टीम इतनी बढ़िया नहीं है। अगर हम इनको बांटेंगे और पहली दूसरी का मैच होगा, तीसरी चौथी का मैच होगा, तो फाइनल तो हमारा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सीडिंग मेथड को अपनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम इन दोनों को बदल देंगे। ठीक है, हम किसी प्रकार ऐसा करेंगे कि जो भी 2 कुशल टीम है वो एक अर्ध के अंदर ना है, और जो 2 इतनी कुशल टीम नहीं है, कमज़ोर टीम है, वो निचले 2 अर्ध में ना आए। ठीक है, उनको आपस में मिला के फिर हम एक नया फिक्सचर को ड्रॉ करेंगे। उदाहरण के लिए अगर कुल टीमों की संख्या 11 है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कुल टीमों की संख्या कितनी है। कुल टीमों की संख्या फिर हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ 22 हमारे के पास कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ 22 निकालने का फॉर्मूला क्या था, कुल नंबर संख्या 22 का निकालने का फॉर्मूला क्या था कि 2 को तब तक गुणनफल करते रहो जब तक वह नंबर ऑफ टीम से अधिक ना हो जाए। तो नंबर ऑफ टीम से अधिक होता है वह 16 पे, तो क्योंकि 2 को मैं 1 बार 2 बार 3 बार करूँगा तब भी 8 ही आया। जब मैं 4 बार करूँगा तो आएगा 16, जो कि 11 से अधिक हो चुका है। तो मैं 16 को लेके माइनस करूँगा तो टोटल 5 बाई मुझे देनी पड़ेगी। अब मैं देखूँगा कि मेरे अपर अर्ध और निचले अर्ध के अंदर, ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध के अंदर कितनी टीमें आएंगी। तो उसका हमने एक फार्मूला देखा था, n+1/2। ठीक है, इसके अंदर n जो होता है वह कुल टीमों की संख्या को दर्शाता है। तो मैं कुल टीमों की संख्या यानी 11 यहाँ पे रख के उसको 1 से जमा करके 2 से भाग देके कुल 6 टीमें जो होगी वह ऊपरी अर्ध में आएगी, और माइनस करने पे निचले अर्ध के अंदर कुल 5 टीमों की संख्या आएगी। फिर मैं देखूंगा कि ऊपरी अर्ध के अंदर कितनी बाई आएगी और निचले अर्ध के अंदर कितनी बाई आएगी। तो उसका निकालने का तरीका है कि भाई जो तुम्हारी बाई है, यानी जो 5 बाई की जो संख्या है वो रखिए, और उनको इस प्रकार से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का प्रक्रिया हमने देखा ही था कि भाई कुल टीमों की संख्या में से 1 घटा दोगे तो वह नंबर ऑफ़ मैचेस बन जाता है। और हमने नंबर ऑफ़ राउंड निकालने का भी तरीका देखा कि हमें 2 को कितनी बार गुना करना है वह गिनना है कि भाई 2 हमारा कितनी बार दोहराया। तो हमारा 2 को 4 बार दोहराने पे वह नंबर ऑफ़ टीम से अधिक होता है, तो या नंबर ऑफ़ टीम के बराबर आ जाए या अधिक हो जाए, तो वह 4 चक्र निकल के आते हैं कि हमारे टोटल 4 चक्र होने वाले हैं। ठीक है, तो यह था एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपका कंप्लीट रिविजन हो जाता है। अब जो बाई दी जाएगी वो इस प्रकार दी जाएगी कि सबसे पहली बाई निचले भाग पे, दूसरी बाई सबसे ऊपर भाग पे, तीसरी बाई निचले अर्ध के सबसे पहली टीम को, चौथी बाई ऊपरी अर्ध के सबसे निचली टीम को। इस तरीके से हम इस प्रकार से बाई को दे के आखिरी में इन पूरे के पूरे फिक्चर को बनाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले फिक्चर पे, जो कि है लीग टूर्नामेंट का फिक्चर बनाना। जो लीग टूर्नामेंट है उसके फिक्चर बनाने की 3 विधियां हैं हमारे पास। पहला आता है टेबुलर विधि, जो कि आपके सिलेबस से हट चुकी है। ठीक है, फिर आता है साइक्लिक विधि और आता है स्टेयरकेस विधि। बारी बारी से हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लिक विधि के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कुल टीमों की संख्या सम है या विषम है, यानी वह 2 से भाग होता है कि उनका या नहीं होता। अगर कुल टीमों की संख्या सम होती है तो हम इस तरीके का अपनाएंगे कि हम टीम 1 को दाहिने हाथ पे शीर्ष स्थान पर उसको फिक्स कर देंगे। यानी मान लो ये एक साइकिल है, इसके अंदर मैं टीम 1 को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा और हमेशा इधर ही फिक्स करना है। यहाँ पे टीम 1 फिक्स हो जाएगी, बाकी सारी टीमें एक चक्र अनुसार घूमती रहेगी और घूमती रहेगी। ठीक है, अगर कुल चक्रों की संख्या निकालनी है तो n-1 फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि जिस प्रकार 2 जो है अगर चक्र एक घूमेगा तो क्या होगा, 2 जो होगा वो आगे बढ़ेगा, 3 भी और आगे बढ़ेगा, 4 भी और आगे बढ़ेगा, 5 भी और आगे बढ़ेगा, लेकिन 6 जो है वह 1 के स्थान पे नहीं जा सकता क्योंकि 1 फिक्स है। तो 6 को अंततः 2 के स्थान पे आना पड़ेगा। तो यह देखो यह बन जाता है राउंड 2। अब इसका 5वीं टीम का पहली टीम के साथ, चौथी टीम का, इन सब के साथ जब मैच हो जाएगा अगले राउंड के लिए फिर से चक्र को घुमाया जाएगा, जिसमें 6 अब 2 का स्थान लेगा, 2 जो होगा वो 3 का स्थान लेगा, 3 जो है वो 4 का स्थान, और इस प्रकार से एक चक्र को कंप्लीट किया जाएगा। फिर वह राउंड 3 के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। यह राउंड चलता रहेगा जब तक सारी टीमें एक दूसरे के साथ आपस में एक ना एक बार मैच ना कर ले। ठीक है, इसको बोला गया साइक्लिक विधि। अगर कुल टीमों की संख्या विषम की जगह विषम हो जाती है तब भी जो हमारे कुल चक्रों की संख्या जो है वह निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे हम नंबर ऑफ टीम को टीम नंबर 1 को उसके सबसे पहले स्थान पे फिक्स कर रहे थे, अब वो फिक्स ना करके हम वहाँ पे बाई फिक्स कर देंगे और बाकी टीम जो है वह चक्र अनुसार घूमती रहेगी। यानी 1 जो होगी वो 2 का स्थान, 2 3 का स्थान, 3 4 का स्थान, 4 5 का स्थान और 5 1 का स्थान लेगा। ठीक है, इसी चक्र के अनुसार सारी टीमें घूमती रहेगी। बस जहाँ पे हमने 1 को फिक्स किया था वहाँ पे अब बाई को फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली 5वीं टीम को बाई दी जाएगी, पहली और चौथी टीम का मैच करवाया जाएगा और तीसरी और दूसरी टीम का मैच करवाया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह साइक्लिक विधि चलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं साइक्लिक विधि का मतलब कुछ अगर कुल मैचों की संख्या निकालना हो तो किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे n+1 अब n-1 अब भाग में 2 इस फॉर्मूले के अनुसार निकाला जा सकता है, जिसमें अगर हम मान लेते हैं कि कुल टीमों की संख्या 6 है तो 6 गुना में 6-1 बटे में 2 अगर इस फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 5 और 6 का गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 30 में जब हम 2 भाग देंगे तो हमारे पास 15 मैच निकल के आएंगे। यानी अगर कुल टीमों की संख्या 6 है तो उनके टोटल पूरे टूर्नामेंट में 15 मैचेस होने वाले हैं। दूसरी विधि है स्टेयरकेस विधि। स्टेयरकेस विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंदर स्टेयर्स बनाई जाती है। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी। यह एक सीढ़ीनुमा विधि है। सीढ़ीनुमा विधि के अनुसार यानी हम सबसे पहले एक टीम लेंगे, उसके जितने मैचेस होने वाले हैं उन सबको फिक्स कर देंगे। पहले जैसे टीम 1 का मैच होगा टीम 2 के साथ, 3 के साथ, तो जितने भी टीम थी सबके साथ एक बार मैच में करवा दूंगा, ख़त्म। अब पकड़ लो अगली टीम को, टीम 2 को। अब टीम 2 का मैच 1 के साथ होना चाहिए था जो कि हो चुका है। तो अब 2 का मैच किसके साथ होगा, खुद के साथ तो वो खेल नहीं सकता। अब पहुंचेगा 2 का मैच होगा 3 के साथ, 4 के साथ, सबके साथ हो जाएगा जब फिर अगली टीम को पकड़ लो जो कि है टीम 3। अब टीम 3 का 1 के साथ तो मैच हो चुका है, ये हो रखा, 2 के साथ भी मैच हो गया। अब किसके साथ मैच होगा, खुद के साथ वो खेलेगा नहीं तो होगा 4 के साथ मैच। जब हम इस प्रकार से सबका मैच आपस में करवा देंगे तो यह एक सीढ़ीनुमा प्रकार का फिक्चर बनता है जिसको स्टेयरकेस विधि या सीढ़ीनुमा विधि भी आप कह सकते हैं। अब हमने जाना तो कि भाई जो लीग टूर्नामेंट है उसके अंदर हर मैच का सबके साथ होगा, तो आखिरी में जब इतने मैचेस हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन विजेता है। तो उसका निकालने का तरीका क्या है, मैच जो भी जीतेगा उसको 2 अंक दिए जाएंगे, जो भी मैच हारेगा उसको 0 अंक दिया जाएगा और मैच ड्रॉ होने पे 1 अंक दिया जाएगा। जब इसी तरीके से चलता रहेगा तो हमें अंततः पता चल जाएगा कि जो सबसे अधिकतम अंक के साथ टीम या खिलाड़ी सबसे आगे होगा वही विजेता बनेगा। अब इसके हिसाब से 2 मेथड अलग आते हैं, ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड, ताकि हम कुल अंकों का प्रतिशत निकाल पाएँ। तो कुल प्राप्त किए गए अंक को ऊपर रख के और नीचे कुल अंक रख के उनको गुना करेंगे 100 से, यानी उनका परसेंटेज निकालेंगे कुल अंकों का, तो वह परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और दूसरा विधि है अमेरिकन विधि, जो कि कहता है कुल जीते हुए मैचेस को ऊपर रखिए और कुल खेले हुए मैचेस को नीचे रख के उसको 100 से गुना करेंगे तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही था। आप सभी के लिए मेरे पास एक प्रश्न है, अगर कुल टीमों की संख्या 30 है तो आप प्रतियोगिता में
कौन सी टूर्नामेंट विधि को अपनाएंगे। अगर कुल टीमों की संख्या 30 है तो आप कौन सी विधि को अपनाना पसंद करेंगे। क्या आप नॉकआउट टूर्नामेंट को अपनाएंगे या आप लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को अपनाएंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो जो होगी वो होगी हमारे अगले विषय पे, और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।